दोस्तों, आपको याद ही होगा कि कैसे हिंदुस्तान में पहले पुर्तगाली कारोबारी बनकर आए, फिर ब्रिटिशर्स, और बाद में इन दोनों ने कारोबार की आड़ में हिंदुस्तान को गुलाम बना लिया और 200 साल तक ब्रिटिशर्स मालिक बने बैठे रहे। ठीक यही नीति ड्रैगन भी अपनाए हुए है। कारोबार और मदद के बहाने पैठ बनाना, फिर इतना कर्ज देना कि सामने वाला चुका ही ना पाए और उसे ड्रैगन हड़प जाए। अब श्रीलंका भी इन्हीं हालात में फंस चुका है। वहां के नेताओं को अब बस मोदी का ही सहारा दिख रहा है। लिहाजा श्रीलंका के सांसदों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने भारत से मदद मांगी है कि श्रीलंका लंबे वक्त से तमिल मसलों के स्थायी राजनीतिक समाधान करे। वैसे दोस्तों, भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्तों की हिमायत की है, फिर चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो या फिर श्रीलंका। लेकिन चीन के बहकावे में आकर पड़ोसी मुल्कों ने जब जब कदम उठाए हैं, उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। नेपाल भी अब 5G लगाने के बहाने अपने इलाके पर कब्जा करने की चीन की मंशा समझ चुका है। श्रीलंका को आटे दाल का भाव पता चल गया है। आज की स्थिति यह है कि श्रीलंका में आपातकाल लगा दिया गया है और जनता के पास राजपक्षे परिवार के शासन की स्थिति का विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लिहाजा देश में भारी अराजकता की स्थिति है और श्रीलंका के फिर से गृह युद्ध में फंसने की आशंका है। लिहाजा भारत ने सच्चे मित्र का फर्ज निभाते हुए मदद मांगने पर श्रीलंका को निराश नहीं किया है। लिहाजा श्रीलंका के अखबार भारत की दरियादिली से पटे पड़े हैं। चारों ओर भारत और पीएम मोदी का डंका फिर से बज रहा है, लेकिन अब खबर नेपाल से है। नेपाल को आखिर श्रीलंका से कौन सा सबक मिल गया कि उसने चीन को टाटा बाय बाय बोल दिया? और दोस्तों, क्यों पाकिस्तान में चीन के कारण बवाल कटा पड़ा है और क्यों इन तीनों ही देशों में मोदी के नाम का डंका बज रहा है? अपनी भद पिटवा चुके इमरान को भी मोदी का मंत्र रह रहकर याद आ रहा है। तो नेपाल ने क्यों चीन से कहा कि भैया, हमें आपका कर्ज नहीं चाहिए? चीन के काम तमाम का काउंटडाउन शुरू। भारत के खिलाफ चीनी फेल होती स्ट्रिंग ऑफ पर्स। अब नहीं बचेगा ड्रैगन, नेपाल में हो गया बड़ा खेल। दोस्तों, जरा थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हिंदुस्तान के लिए जिस किसी भी मुल्क ने गड्ढा खोदा, अल्टीमेटली वही उसमें औंधे मुंह गिरा, यानी बाद में उस मुल्क को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसका सबसे ताजा तरीन उदाहरण श्रीलंका है, जो दिवालिया होने के कगार पर है। आलम यह है कि श्रीलंका की सरकार ने चीन के बहकावे में आकर हिंदुस्तान के साथ प्रस्तावित कई विकास परियोजनाओं को ड्रैगन की झोली में डाल दिया था, जिसमें कोलंबो पोर्ट सबसे ताजा तरीन नाम था, जिसे पहले भारत, जापान और श्रीलंका मिलकर बनाने वाला था। लेकिन चीन के झांसे में आकर श्रीलंका ने अपने आगे सजी सजाई थाली को ठोकर मार दी और उसे फरेब के चीनी चाशनी में लिपटे मालपुए खाने का चस्का लग गया था। क्योंकि चालबाज चीन ने श्रीलंका को सब्जबाग दिखाए थे तरक्की की, उसने सपने दिखाए थे विकास के, उसने बच्चों के उज्जवल भविष्य की बात कहकर श्रीलंका को बरगलाया था और श्रीलंका भी अच्छे बुरे में फर्क करने के बजाय चीनी चश्मे से हिंदुस्तान को देखने लगा और चीन को अपने घर में घुसने की इजाजत दे दी। आलम यह है कि श्रीलंका अब चीन के हाथों बिकसा चुका है। चीन का कर्ज श्रीलंका सरकार के सांसें घोट रहा है। श्रीलंका ने चीन के कर्ज चुकाने के लिए मोहलत मांगी है, जिसे ड्रैगन ने ठोकर मार दी। लुटा पीटा और दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका श्रीलंका भारत की शरण में है, उसी भारत की शरण में जिसे श्रीलंका के राष्ट्रपति जी भरकर कोसा करते थे। तो कुछ ऐसा ही हाल नेपाल और पाकिस्तान का है, जो चीन की गोद में बैठे थे। पाकिस्तान में हालत खराब है तो नेपाल ने थोड़ी समझदारी दिखाई। जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चलता है कि दोनों देशों में आग चीन ने ही लगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत दौरे के दौरान जो कुछ कहा, उससे साफ जाहिर होता है कि किस तरह से चीन भारत के पड़ोसी देशों को अस्थिर कर रहा है। पिछले हफ्ते अपने भारत यात्रा के दौरान नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अनौपचारिक रूप से मार्च के अंत में चीनी विदेश मंत्री वांग यी की काठमांडू यात्रा के बारे में बातचीत साझा की। नेपाली पीएम, जिनकी पत्नी आरजू काफी विद्वान मानी जाती है, उन्होंने कहा कि चीन ने नेपाल को भारी कर्ज देने का प्रस्ताव रखा था, जिसे नेपाल ने यह कहकर ठुकरा दिया कि नेपाल सिर्फ चीन से अनुदान स्वीकार कर सकता है, न कि भारी भरकम कर्ज। इसके साथ ही नेपाल ने चीन के साथ शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI प्रोजेक्ट पर भी एक समझौता करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, दक्षिण एशिया में चीन का कर्ज 4.7 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 40 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के नेतृत्व में नेपाल ने बीजिंग के पाकिस्तान श्रीलंका में बढ़ते राजनीतिक संकट को देखते हुए चीन के कर्ज के जाल से बाहर निकलने का बहुत सही वक्त में फैसला लिया है। पाकिस्तान के GDP में चीन का कर्ज 10% से ज्यादा है और जो पाकिस्तान अब तक चीन के साथ शहद जैसे मधुर संबंध होने का दावा करता था, वैसा अब नहीं रहा है, क्योंकि इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान राजनीतिक अराजकता से गुजर रहा है। पाकिस्तान के कई पत्रकारों का दावा है कि इमरान खान भले ही अमेरिका पर साजिश करने का आरोप लगा रहे हो, लेकिन असल साजिश चीन ने की है, क्योंकि इमरान खान ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट को करीब करीब बंद कर दिया था, जिससे चीन काफी नाराज है। दुनिया में पीएम मोदी का जलवा हाई। श्रीलंका की पूरी सरकार शरण में आई। श्रीलंका, मालदीव और पाक को देख नेपाल को अकलाई।
बहुत समय पहले की बात नहीं है जब नेपाल में चीनी राजदूत नेपाली राजनीति में रानी मधुमक्खी की तरह हुआ करते थे, जहां माओवादी और कम्युनिस्ट राजनेता बीजिंग के प्रतिनिधि को श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे। लेकिन सही वक्त पर नेपाल जाग गया और उसे सच्चे और फर्जी दोस्त के बीच का अंतर पता चल गया। नेपाल तो सही वक्त पर जाग गया है, लेकिन श्रीलंका और पाकिस्तान के लिए राहें इतनी आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान अभी तक चीन को दोस्त ही मान रहा है और पाकिस्तानी नेता अब उस स्थिति में भी नहीं है कि चीन से नाता तोड़ सके। वहीं अमेरिका के प्रति घृणा ने पाकिस्तान के पास चीन के खेमे में रहने के अलावा कोई और विकल्प छोड़ा भी नहीं है। जबकि दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि श्रीलंका ने महसूस किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था में तबाही आई है, उसमें चीन का बड़ा योगदान है। दोस्तों, पाकिस्तान श्रीलंका में जो परिस्थितियां बनी हैं और ये दोनों देश जिस तरह से बर्बादी के मुहाने पर खड़े हो गए हैं, उसने भारत के अन्य पड़ोसी देशों जैसे मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों को चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कर्ज लेने से पहले और चीन के BRI प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से पहले 100 बार सोचने के लिए मजबूर किया है। हालांकि दोस्तों, चीन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए टीम मोदी ने उसके धुर विरोधियों को अब साथ लिया है। यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली पॉलिसी पर चलते हुए टीम मोदी ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। मोदी की कूटनीति के कारण मालदीव, मलेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और यहाँ तक कि उसका नया साथी नेपाल और उसका पालतू पाकिस्तान भी अंदर खाने चीन के खिलाफ हो चुके हैं। दोस्तों, चीन के खात्मे के लिए उसका BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी उसके गले के फांस बन चुका है। BRI को चीन ने अपनी अतिरिक्त या सरप्लस पूंजी के निवेश के लिए बनाया था। पिछले 20 साल में चीन के निर्यात ऊंचे रहे और घरेलू बचत दर भी ऊंची रही है। इसे ही सेटल करने के लिए चीन ने BRI परियोजना बनाई थी। इसके तहत उसने विश्व के तमाम देशों को तमाम बुनियादी संरचना खड़ा करने के कर्ज दिया, लेकिन BRI में भयंकर करप्शन ने चीन की मंशा पर पानी फेर दिया। दूसरे देशों के ज्यादा फायदे के लालच दिखाकर चीन ये प्रोजेक्ट्स तो स्वीकृत करा लेता है, लेकिन बाद में तमाम देश इससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। मालदीव में चीन समर्थक प्रोग्रेसिव पार्टी द्वारा BRI का समर्थन किया जा रहा था, लेकिन पिछले दिनों वहां हुए चुनाव में प्रोग्रेसिव पार्टी हार गई और मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीती, जो कि BRI का विरोध करती है। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने BRI को उपनिवेशवाद का नया रूप बताया। म्यांमार ने न्योक्प्यू बंदरगाह परियोजना को निरस्त कर दिया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ने भी परियोजना का रूप बदलने के लिए जोर दिया है। चीन का चैन छीनने के लिए टीम मोदी ने ताइवान सरीखे उसके दुश्मनों को भी अपने पाले में मिला लिया है। दोस्तों, चीन भारत के लिए गड्ढा खोदने की हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन चीन के इसी चक्रव्यूह को टीम मोदी ने फेल कर दिया है। इसके लिए भारत बेहद टॉप सीक्रेट मिशन पर है, जिसके बाद से चीन के अपने ही अब उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। भारत ने चीन को दुनिया में चारों ओर से घेरना शुरू कर दिया है और चीन को इसकी भनक तक नहीं लगने दी। दिल्ली में बैठे बैठे ही मोदी ने जिनपिंग की ग्लोबल घेराबंदी कर दी है और भारत को इसके लिए ज्यादा कुछ मशक्कत भी नहीं करनी पड़ी है। चीन की करतूतों से परेशान उसके पड़ोसी मुल्क ही उसके खिलाफ मोदी के झंडे के नीचे खींचे चले आ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि अब भी अगर वो नहीं जागे तो ड्रैगन उन्हें खा जाएगा और ड्रैगन के दांत तोड़ने का दम दुनिया के किसी मुल्क में है तो वो है भारत। वो जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। कई मुल्कों को मोदी ने मदद भी की है, लेकिन कईयों का अभी लाइन पर आना बाकी है। दोस्तों, चीन के खिलाफ मोदी की इस नई रणनीति के बारे में आप क्या सोचते हैं? साथ ही मोदी कैसे चीन की खाट खड़ी कर सकते हैं? मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताएं।